ये 3 के पावर 2 से लेस होता है, 8 जो है 9 से लेस है, तो इसी को लिख सकते हो 2 का पावर 2 को इधर ले जाओगे तो 1/2 और 3 को इधर ले जाओगे तो ये वाला आ जाएगा। तो 2 का पावर 1/2 इससे लेस हो गया, तो 2 का पावर 1/2 और इससे लेस होगा 1 का पावर 1/1। तो इन सब में आप देख सकते हो कि 3 का पावर 1/3 जो है सबसे बड़ा नंबर होगा। इसमें अगर आपको बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन होगा तो वो हो जाएगा 3 का पावर 1/3। तो कोई भी फंक्शन हो उसको एनालाइज करने आना चाहिए। एफ-डैश-एक्स से आपको सारा चीज पता चल जाता है। एफ-डैश-एक्स का साइन स्कीम देख लो, उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट हम लेते हैं, अब इसी में टेंजेंट नॉर्मल की बात भी होती है, एंगल बिटवीन टू कर्व की बात भी होती है। तो ये सिंपल सा है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। कोई भी कर्व दिया रहे, कोई भी कर्व है, मान लो y=fx है, हम बात करें टेंजेंट नॉर्मल की। y=fx कर्व है, यहाँ पे कोई पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, आप यहाँ पे टेंजेंट लिखना चाहो या नॉर्मल लिखना चाहो, काम आसान है। यहाँ से आप क्या करते हो, dy/dx निकालते हो, dy/dx f'(x) हो गया। फाइंड dy/dx एट अल्फा बीटा दैट इज एट पॉइंट p, दैट इज एट p पे निकाल लो, ये उसकी स्लोप दे देगी। जैसी स्लोप पता चल गया आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो, y-β = mx-अल्फा। और ये टेंजेंट हो गया बच्चे। और नॉर्मल के लिए क्या करते हैं, इसकी स्लोप m है तो इसकी स्लोप -1/m हो गई, तो y-β = -1/m x-अल्फा हो जाएगा। तो टेंजेंट लिखने आना चाहिए, नॉर्मल की इक्वेशन लिखने आना चाहिए। कोई भी कर्व हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, जनरल कोई भी कर्व हो, आपको ये चीज करने आना चाहिए टेंजेंट नॉर्मल के लिए। एंगल बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व दिया रहेगा, सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना। अगर नहीं निकलेगा तो दिमाग में रखना कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो अल्फा बीटा है, ये दोनों कर्व को सेटिस्फाई करेगा। ये मान लो कर्व 1 है और ये कर्व 2 है, ये पॉइंट अल्फा बीटा है, तो फाइंड dy/dx फॉर बोथ कर्व्स एट पॉइंट P। अल्फा बीटा पे दोनों के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लो। जब दोनों की स्लोप निकल जाएगी, एंगल बिटवीन कर्व का मतलब होता है एंगल बिटवीन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल बिटवीन कर्व का मतलब है एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो dy/dx निकाल लो फॉर बोथ कर्व एट अल्फा बीटा, और उसके बीच में एक्यूट एंगल आप निकाल सकते हो, थीटा एक्यूट एंगल है इस फॉर्मूला से, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 का मॉड। उसके बीच में आप एक्यूट एंगल निकाल सकते हो बच्चे। और यहीं पे हम कहते हैं कि दो कर्व ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल कर्व्स। ऑर्थोगोनल कर्व्स का मतलब है कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हो गया तो ऐसे दो कर्व को हम ऑर्थोगोनल कहते हैं।
इसके लिए दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। दोनों की स्लोप निकालोगे एट पॉइंट P, dy बाई dx देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। दोनों के लिए स्लोप निकालोगे एट पॉइंट P और स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दोगे, तो ऐसे दो कर्व को हम कहते हैं ऑर्थोगोनल कर्व। एंगल बिटवीन कर्व निकालना है तो इसका यूज करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं एंगल बिटवीन टू कर्व का या ऑर्थोगोनल कर्व का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड एंगल बिटवीन एक सर्किल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्रेट मॉड कॉस एक्स का मॉड इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। एक्यूट एंगल निकल जाएगा तो दूसरा एंगल तो अपने आप निकल जाएगा। एक्यूट एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल, मान लो ये वाला एंगल थीटा है तो दूसरा पाई माइनस थीटा होगा। फाइंड एंगल बिटवीन टू कर्व, एक सर्किल है और ये y इक्वल टू इंटीजर है, मतलब y इक्वल टू कुछ कांस्टेंट आएगा, वो एक लाइन हो जाएगा। तो आपको ध्यान होगा जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मॉड होता है इसकी वैल्यू 1 से लेकर √2 तक होती है। देखना फंक्शन चैप्टर में पढ़ाया है। इसका जो मॉड आता है मतलब इसकी जो रेंज आती है 1 से लेकर √2 तक आता है। आप इसको देखना, नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछ लेना हमसे। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा वो 1 हो जाएगा। सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 है और एक लाइन है y इज इक्वल टू 1 है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोई भी निकाल लो। y की वैल्यू 1 दोगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए dy बाई dx निकालेंगे। ये देखो इस पॉइंट पे यहाँ पे ये लाइन आ जा रहा है तो इसके बीच में एंगल का मतलब है कि यहाँ पे टेंजेंट ये वाला और यहाँ पे टेंजेंट ये वाला। ओबियस है, क्लियर है कि ये वाला ऑब्टूज एंगल होगा, ये वाला एक्यूट एंगल होगा। हमको एक्यूट एंगल अगर निकालना है तो एक्यूट एंगल निकाल सकते हैं। अब क्या है ये देखो, एक्चुअली ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई है, तो जो इसकी स्लोप होगी, इसकी स्लोप का मतलब है ये tan थीटा, तो ये वाला थीटा हो जाएगा। आप क्या करो, dy बाई dx देता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। कर्व ये दिया हुआ है, इसके dy बाई dx निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। यहां से dy बाई dx की वैल्यू आ गई -x बाई वाई। हमको dy बाई dx चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए एट 2,1, तो ये -2 हो गया। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इसकी जो स्लोप आ गई है tan थीटा -2 आ गया है। मान लो हमको एक्यूट एंगल निकालना है, ये एंगल अल्फा है मान लो, तो अल्फा एक्चुअली पाई माइनस थीटा होगा। तो tan अल्फा जो होगा वो -tan थीटा हो जाएगा, tan दोनों तरफ लोगे तो, और ये -2 है तो tan अल्फा 2 हो गया। तो अल्फा जो हो जाएगा वो tan इनवर्स 2 हो जाएगा। तो दोनों कर्व के बीच में एक्यूट एंगल हम डिफाइन कर सकते हैं, tan इनवर्स 2 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट में ये तो एग्जांपल हमने लिया दो कर्व के बीच में एंगल का। इसमें क्या क्या क्वेश्चन होता है, इसमें आप 10-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। टेंजेंट की इक्वेशन लिखना, नॉर्मल की इक्वेशन लिखना, एंगल बिटवीन टू कर्व
निकालना, दो ऑर्थोगोनल है तो क्या अप्लाई करना। जैसे ये देख लो, मान लो ये कर्व है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और एक ले लिया ए कैपिटल एक्स स्क्वायर बी कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ले लिया। कभी ये सर्किल बनेगा, कभी इलिप्स बनेगा, कभी हाइपरबोला बनेगा, डिपेंड करेगा ए बी और उसके साइन पे डिपेंड करेगा। हमने जनरली ये दो कर्व ले लिया और कह रहा फाइंड कंडीशन so that both curves cut each other orthogonally। इसका रिजल्ट हम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनली कट कर रहा तो क्या कंडीशन होगा। तो ऑर्थोगोनली अगर कट कर रहा तो पहले सॉल्व करके पॉइंट निकालेंगे, और पॉइंट निकालना दिक्कत अगर हुआ तो लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज अल्फा बीटा, और दिमाग में रखेंगे कि अल्फा बीटा दोनों कर्व को सेटिस्फाई कर रहा। तो ये दोनों कर्व अगर ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। तो फाइंड dy बाई dx फॉर बोथ कर्व एट अल्फा बीटा, दोनों की स्लोप मिल जाएगी, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 करना है। चलो पहले वाले का देखो, डिफरेंशिएट किया, पहले को डिफरेंशिएट किया तो 2ax आया, इसका आया ये कौन बदमाशी कर रहा, अतुल है क्या? अतुल, अतुल, यस सर। आवाज आ रही तुम्हारे यहाँ से, सर गलती से हो गया। ठीक करो बच्चे। पहले कर्व को डिफरेंशिएट किया तो 2ax, दूसरे को किया 2by dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो dy बाई dx आ गया -ax बाई by। तो dy बाई dx एट p ये हो जाएगा -a अल्फा बाई b बीटा, ये पहले कर्व के लिए हो गया। सिमिलरली dy बाई dx एट p फॉर कर्व सेकंड, ये पहले कर्व के लिए हुआ था, तो उसमें आ जाएगा कैपिटल A बाई कैपिटल B अल्फा बाई बीटा हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों की स्लोप निकल गई, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दो बच्चे, तो ये आ जाएगा दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट करोगे तो a b कैपिटल B अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर, ये -1 के बराबर हो गया। अब कहोगे कि अल्फा बीटा तो दोनों कर्व पे तो दोनों को सेटिस्फाई भी करेगा, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर 1 होगा, कैपिटल A अल्फा स्क्वायर कैपिटल B बीटा स्क्वायर भी 1 होगा। यहां से माइनस करके हम अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर ले आते हैं, क्योंकि उसको एलिमिनेट करना जरूरी है, क्योंकि हमने अपने से माना था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा बीटा है। तो जैसी माइनस करोगे तो a माइनस ए अल्फा स्क्वायर b माइनस बी बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो a माइनस ए अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस बी बीटा स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन। तो यहां से अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ दिस अपॉन दिस हो जाएगा। ये इसमें रख दोगे तो ए बाई बी बी इज,
और यहाँ पे ये माइनस वाला कैंसिल होने के बाद ये 1 आ जाएगा, तो a माइनस ए बाई ए इज इक्वल टू b माइनस बी बाई बी बी। तो यहां से आ गया 1 बाई कैपिटल ए माइनस 1 बाई स्मॉल ए इज इक्वल टू 1 बाई कैपिटल बी माइनस 1 बाई स्मॉल बी, और 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई कैपिटल ए माइनस 1 बाई कैपिटल बी। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। अगर ऐसे दो कर्व ऑर्थोगोनली कट करेंगे तो डायरेक्ट ये कंडीशन निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो दिया हुआ 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और एक हमने दे दिया अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ले लिया। कह रहा है ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनली कट कर रहा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। फाइंड अल्फा इफ कर्व्स कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। तो यहाँ पे देखो ऑर्थोगोनली कट करेगा तो ये कंडीशन होगा, ए की जगह 2 है, बी की जगह 3 है, कैपिटल ए की जगह अल्फा है और कैपिटल बी की जगह माइनस 4 है। तो इसमें रखोगे तो 1/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/अल्फा प्लस 1/4 हो जाएगा। यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 1/6 इज इक्वल टू 1/अल्फा प्लस 1/4। तो 1/अल्फा की वैल्यू 1/6 माइनस 1/4 हो गया। एलसीएम लिए तो 12, ये 2 माइनस 3, तो माइनस 1/12 आया, यानी अल्फा की वैल्यू जो है वो -12 होगी। ये समझ में आया बच्चे? कैलकुलेशन देख सकते हो। कुछ गड़बड़ हुआ है चेक करो जरा। 1/a माइनस 1/b वन बाई ए प्लस इतना हो गया, यहां से आ गया 1/6 इज इक्वल टू दिस, यहां से ये हो गया 1/6 माइनस 1/4, 12 हुआ, 2 माइनस 3 माइनस 1/12। अल्फा की वैल्यू -12 आ रही है बच्चे। अगर ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो अल्फा की वैल्यू, हालांकि ये वाला तो इलिप्स है, लेकिन यहाँ पे अगर अल्फा की वैल्यू -12 होगी तो क्या हो जाएगा, 12x², ये माइनस आ जाएगा। माइनस आएगा तो बात बनेगी नहीं, ये कर्व होगा नहीं। कैलकुलेशन एक बार देखना बच्चे इसका, सी कैलकुलेशन। रिक्वायर्ड कंडीशन यही है, अगर दो कर्व ऑर्थोगोनली कट करेगा तो 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/कैपिटल A माइनस 1/कैपिटल B। तो टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन, ये सब लिखने आना चाहिए। मैं देखता हूं जरा कि लास्ट टाइम मेंस में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक आइडिया देखता हूं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी आता है, 4 मार्क्स का बोर्ड में भी आएगा कि किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा। एफ एक्स के साइन स्कीम से सब क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व
एक कर्व है y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर और एक है y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा एक्यूट एंगल है, तो आपसे कह रहा है tan थीटा का मॉड इज इक्वल टू। तो अगर हम कर्व बना के देखें फिगर, हालांकि जरूरत है नहीं, कर्व हम जरा बना के आपको अच्छे से समझाते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे कर्व होता है, 2 यूनिट बढ़ गया तो ये वाला कर्व ऐसे हो गया, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, ये 0,2 आ गया। और माइनस एक्स स्क्वायर का कर्व ये वाला होता है, 10 ऐड है तो 10 यूनिट ऊपर चला गया, तो ये कर्व ऐसे आ गया बच्चे, ये 0,10 है और ये y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर है। दो तरफ कट कर रहा, कोई एक निकाल लो, सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल लेते हैं बच्चे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है वो 10 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, तो 2x स्क्वायर 8 के बराबर, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई। इसके लिए प्लस 2 होगा, इसके लिए माइनस 2 होगा, तो एक ही से मतलब है। तो x अगर 2 हो गया तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी। फाइंड dy बाई dx फॉर बोथ कर्व एट 2,6। पहला कर्व है, कर्व 1 है, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx हो गया माइनस 2x, तो dy बाई dx एट p, पॉइंट P, x की जगह 2 रख दोगे तो ये -4 आ गया। मान लो इसकी स्लोप m1 हो गई। कर्व दूसरे के लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, dy बाई dx हो गया 2x, तो dy बाई dx एट p ये 4 हो जाएगा, स्लोप m2 हो जाएगी। देखो दोनों का स्लोप जो है, दोनों के स्लोप का सम 0 है, इसका मतलब दोनों एक्स एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है बच्चे। जैसे इसका ये वाला जो होगा और ये वाला जो टेंजेंट होगा, दोनों एक्स एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होगा, ये ध्यान रहे। लेकिन चलो इनके बीच में एंगल निकालना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 कर लेते हैं, ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इसका मॉड ले लेते हैं। तो m2 4 हो गया, ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 16 हो जाएगा इसका मॉड, तो ये 8/15 आ गया। तो आप कह सकते हो कि tan थीटा का जो मॉड होगा वो 8/15 ही होगा। ये एंगल बिटवीन कर्व निकल गया बच्चे, एक क्वेश्चन ये आया हुआ था तो इससे हमने निकाल लिया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आया था, टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू द लाइन, टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू द लाइन, 2y is equal to 4x plus 1 also passes through the point, ऑप्शन दिया हुआ था 1/4, 7/2, सेकेंड ऑप्शन है 7/2, 1/4, थर्ड ऑप्शन है -1/8, 7, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1/8, -7। अब ये कर्व जो है पैराबोला का कर्व है, ये कर्व आपको बनाने आता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव अपवर्ड पैराबोला, और इसका डिस्क्रिमिनेंट भी देखोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो दो जगह कट करेगा एक्स एक्सिस को।
तो ये वाला मान लो कि कर्व है, तो टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू दिस, ये वाला जो लाइन है 4x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसकी जो स्लोप है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, तो इसकी स्लोप 2 आ रही है, ये एक्यूट एंगल बना रहा है। ठीक है, तो टेंजेंट टू द कर्व, इस पे टेंजेंट और पैरेलल होना चाहिए इसके, पैरेलल इसके होना चाहिए, मतलब इसकी स्लोप अगर 2 है तो इसकी भी स्लोप 2 होनी चाहिए। तो कह रहे ये जो टेंजेंट है किस पॉइंट से पास करेगा, ये चारों में आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिख देनी है इस कर्व पे। मान लो ये पॉइंट है अल्फा बीटा, y इक्वल टू इतना, क्वेश्चन कह रहा है टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू दिस आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। अब इस पे टेंजेंट की इक्वेशन आपको लिखनी है, तभी पता चलेगा कि किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, सपोज करो ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है, ये लाइन इस पे टेंजेंट बन रहा है, इसकी स्लोप 2 है, तो इस लाइन को हम ले लेते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में ले लेते हैं, 2x प्लस लैम्डा ले लिया। अब ये इस पे टेंजेंट है, तो जब इसको इसके साथ सॉल्व करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट 0 करना पड़ेगा, उससे लैम्डा निकलेगा। देखो, पहली बात ये है कि ये लाइन इस पे टेंजेंट है, तो लाइन अगर टेंजेंट है तो इसको जब इसके साथ सॉल्व करोगे तो d 0 होगा। तो सॉल्व कर रहे हैं, 2x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ये लाइन टच कर रहा तो डिस्क्रिमिनेंट 0 करो, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac ऐसे करना होगा। तो यहां से ये आ गया 49 इज इक्वल टू 20 माइनस 4 लैम्डा, तो 4 लैम्डा की वैल्यू माइनस 29 हो गई। कैलकुलेशन देखते जाओगे तो लैम्डा हो गया माइनस 29/4 हो गया। तो इसमें रखेंगे तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 29/4 हो गया, और 4y इज इक्वल टू 8x माइनस 29 हुआ, 8x माइनस 4y माइनस 29 इक्वल टू 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन लिख लिया बच्चे। अब ये देखो कि कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन रख रख के देख लोगे कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है बच्चे। जैसे लास्ट वाला ऑप्शन में x की जगह अगर 1/8 रखें और y की जगह -7 रखे, तो ये देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा, 0 बना रहा, तो ओबियस है ये टेंजेंट यहां से पास कर रहा होगा, डी ऑप्शन। ये लाइन इस पे टेंजेंट है, इसकी स्लोप 2 है, तो स्लोप 2 है तो मान लो हमने ये लाइन ले लिया। अब ये इस पे टेंजेंट है तो टेंजेंसी का कंडीशन तो अप्लाई करोगे ना, ये कब टेंजेंट होगा, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए टेंजेंट होगा, ये देखना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, ए हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाय y माइनस एक्स का पावर 3/2 इज इक्वल टू 7, जहां पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ए हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाय दिस, इस कर्व के अलोंग हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा। ए सोल्जर पोजिशन्ड एट द पॉइंट 1/2, 7 wants to shoot down the helicopter when it is the nearest to him। यहाँ पे सोल्जर है, कर्व पे हेलीकॉप्टर जा रहा है और ये इसको शूट करना चाह रहा है,
when it is nearest to them, then nearest distance बताना है. Nearest distance is ऑप्शन है हाफ, 1/3 √7/3, 1/6 √7/3, फोर्थ ऑप्शन है √5,6. पहले ये वाला कर्व को जरा देखिए बना के, तो थोड़ी सी क्लियरिटी होगी. देखो बच्चे, अगर पहले हम ये वाला कर्व की बात करें, y = x⁻³ की, तो यहाँ ये क्लियर है कि ये yq = xq है. y का इवन पावर है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हुआ होगा. ठीक है, y का इवन पावर तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हुआ होगा. dy/dx जो आएगा वो 3/2 x का पावर हाफ आ गया. ठीक है, तो x अगर पॉजिटिव लेंगे तो dy/dx पॉजिटिव आएगा, मतलब कर्व इंक्रीजिंग आ जाएगा. और कॉन्केविटी भी देख लेते हैं जरा. डबल डेरिवेटिव देख लिया तो 3/2 ये आ जाएगा हाफ, x का पावर -हाफ हो जाएगा. और 3/4 नीचे ये √x आ जाएगा. तो x पॉजिटिव है तो डबल डेरिवेटिव भी पॉजिटिव, कॉनकेव अपवर्ड कर्व होगा. ऐसा कर्व आएगा बच्चे. 0 पे इसकी वैल्यू 0 है. ठीक है, dy/dx पॉजिटिव आएगा जब x पॉजिटिव की बात करेंगे, x > 0 है. ठीक है, तो ग्राफ इंक्रीजिंग और कर्व जो है डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब कॉनकेव अपवर्ड ऐसे करके जाएगा. और अगर आप इसको देखोगे y का इवन पावर है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, तो ये ऐसे भी आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि y = दिस +7 है, मतलब ये 7 यूनिट ऊपर से स्टार्ट हो रहा है. ये हमने रफ वर्क किया तो ये ऐसे करके जा रहा है. 7 यूनिट ऊपर से स्टार्ट होके इस तरह से जा रहा है. ये कर्व है y - x⁻³ = 7, और इसमें x पॉजिटिव है, ये 0,7 है. और एक सोल्जर है 0.5,7 पे. अच्छा, 0.5,7, 0.5,7, 7 तो इसी लाइन पे होगा. ठीक है, तो यहाँ पे कहीं है 0.5,7 पे. सोल्जर यहाँ पे है, हेलीकॉप्टर इस पाथ पे मूव कर रहा, और ये हेलीकॉप्टर को शूट करना चाहता है जब वो उससे नियरेस्ट हो. ठीक है, तो नियरेस्ट डिस्टेंस बताना है. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उस लाइन के लॉन्ग जो कि दोनों पे नॉर्मल हो. तो हम क्या करेंगे, यहां से इस कर्व पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. यहां से इस कर्व पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया. ये अगर A है, ये P है, तो PA ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. हमको PA निकालना है. बस ध्यान रखना कि दिस लाइन इज नॉर्मल, नॉर्मल होना चाहिए. तो ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, जरा इसकी बात कर ले. आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मान लो ये पॉइंट है, अल्फा कोमा बीटा है. आपको अल्फा बीटा पे नॉर्मल लिखना होगा और उसको इस पॉइंट से पास करा के ये पॉइंट निकालना होगा. सबसे पहले अल्फा बीटा कर्व पे है तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा हो जाएगा 7 + अल्फा का पावर 3/2. पहला इक्वेशन तो ये हो गया. सेकेंड, कर्व हमारे पास है y = 7 + x का पावर 3/2. dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, तो dy/dx निकालोगे तो 3/2 x का पावर हाफ आ जाएगा. तो dy/dx
एट अल्फा बीटा हो गया 3/2, अल्फा का पावर हाफ हो गया। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख जाएगा। तो नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये हो गया y माइनस बीटा x माइनस अल्फा, और यहाँ पे नॉर्मल टेंजेंट की स्लोप पता है तो नॉर्मल की स्लोप लिख सकते हो। ये हो जाएगा 2/3 अल्फा का पावर हाफ विथ निगेटिव साइन, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -1 आना चाहिए। अब ये जो नॉर्मल है पास कर रहा 1/2, 7 से, तो 1/2, 7 इसको सेटिस्फाई करेगा। ये सेकंड इक्वेशन आ गया बच्चे, ये फर्स्ट आ गया। अब क्या करो, 7 माइनस बीटा की वैल्यू रख दो, हमको अल्फा और बीटा निकालना है। तो 7 माइनस बीटा हो गया माइनस अल्फा का पावर 3/2 इज इक्वल टू -2/3 अल्फा का पावर हाफ। ये हाफ माइनस अल्फा हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अल्फा का पावर 3/2 और अल्फा का पावर हाफ, ये दोनों मिलके अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, और ये 3 इधर गया और 2 इधर आया, इज इक्वल टू हाफ माइनस अल्फा हो गया। और एलसीएम लेके 3 अल्फा स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अल्फा बाई 2, तो 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस, यहाँ के बाद बना रहे हैं 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहां से अल्फा को सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा हो गया -2 प्लस -4 प्लस 12/6 आ जाएगा, -2 प्लस -4/6 आ गया, एक -1 आएगा, और दूसरी वैल्यू 2/6 यानी 1/3 आएगी। चूंकि अल्फा पॉजिटिव है तो ये लेंगे नहीं, तो अल्फा की वैल्यू, इस पॉइंट की वैल्यू 1/3 आ गया। अल्फा 1/3 हो गया, तो बीटा हो जाएगा 7 प्लस 1/3 का पावर 3/2। अब ये दोनों पॉइंट मिल गया बच्चे, तो डिस्टेंस फार्मूला से एपी निकल जाएगा। ये हो जाएगा रूट अंडर अच्छा यहाँ पे देखो ये 1/3 आया है, x की वैल्यू 1/3 है। 1/3 माइनस 1/2 इसका स्क्वायर, और दिस माइनस दिस का स्क्वायर करोगे तो ये दोनों का डिफरेंस लोगे तो 7 कैंसिल हो जाएगा, और इसका स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 1/3 का पावर 3 हो जाएगा, यानी 1/27 आ जाएगा। और ये वैल्यू हो गया एलसीएम लेने के बाद 6 आएगा, तो ये 36 आ गया, और ऊपर में 1 आएगा, तो 1/36 प्लस 1/27। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आप लिख दोगे, ये जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। ऑप्शन हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो उससे मैच करा सकते हो। आई बात समझ में? अचल क्लियर है? यशस्वी, यस सर। यहाँ तक क्लियर है ना बेटा? यस सर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको हमेशा उस लाइन के लॉन्ग मिलता है जो दोनों पे नॉर्मल होता है, जो दोनों पे नॉर्मल होगा। तो टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड ये क्वेश्चन सब थे।
सेम तरीके का क्वेश्चन है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the point 3/2, 0 and the curve, वहां पे कर्व अलग था, यहाँ पे y इक्वल टू रूट एक्स है और यहाँ पे भी दिया हुआ x पॉजिटिव। सेम तरीके का क्वेश्चन है, ये y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये वाला पैराबोला का अपर वाला पार्ट है, ये y इज इक्वल टू रूट एक्स है और 3/2, 0 यहाँ पे कहीं है। इसके और इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह रहा है, तो फिर से आप क्या करना, यहां से इस पे नॉर्मल ड्रॉ करना बच्चे। ये A ले लिया, ये P ले लिया। मान लो ये नॉर्मल है अल्फा कॉमा बीटा पे, या ऐसा करो आप इसमें x अगर अल्फा दोगे तो y ऑटोमेटिक रूट अल्फा हो जाएगा, y ऑटोमेटिक रूट अल्फा हो गया। या आप ऐसे भी ले सकते हो, ये पॉइंट हमने ये अल्फा स्क्वायर ले लिया तो y अल्फा हो जाएगा, ऊपर में हमने ये वाला पॉइंट ले लिया। अब आपका एम है ये पॉइंट निकालना, तो बस आपको क्या करना होगा, यहाँ पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी होगी और यहाँ से पास करा देना होगा। राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट, और इसको यहां से पास करा दो बच्चे। y इक्वल टू रूट एक्स है, dy बाई डी एक्स हो गया 1/2 रूट एक्स, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P निकाल लो, ये हो जाएगा 1/2 अल्फा हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया y माइनस अल्फा, यहाँ पे x माइनस अल्फा स्क्वायर। टेंजेंट की स्लोप ये वाली है, तो नॉर्मल की जो स्लोप हो जाएगी -2 अल्फा हो जाएगी। अब ये पास कर रहा 3/2, 0 से सेटिस्फाई करेगा। ऐसे लिख सकते, माइनस माइनस कैंसिल, और अल्फा 0 के बराबर तो है नहीं, यहाँ पे है या नहीं चेक करना पड़ेगा, देख लेते हैं। यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और अगर अल्फा नॉट इक्वल टू 0 है तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 1/2 इज इक्वल टू 3/2 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो अल्फा हमको पहले वाले क्वाड्रेंट में 1 लेना पड़ेगा, माइनस वाला ले नहीं सकते हैं। और अल्फा अगर 0 0 हुआ तो ये वाला पॉइंट होगा, अगर ये हुआ तो ये डिस्टेंस 3/2 होगा। और ये देखो अगर ये पॉइंट 1,1 हुआ तो इसके बीच में जो डिस्टेंस आएगी वो 3/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हाफ का स्क्वायर प्लस 1, तो ये √5/2 आ जाएगा बच्चे, √5/2 जो कि 3/2 से कम है, तो यही वाला आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसके बीच में आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कल हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, fx है 3x³ माइनस 18x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 40, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx बतानी है किस सेट में, S में, जिसमें x रखा हुआ है रियल नंबर और ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, x² प्लस 30 लेस देन इक्वल टू 11x है। बेसिकली x² माइनस 11x प्लस 30 लेस देन इक्वल टू 0 है, तो x माइनस 5 x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0 है, यानी x की वैल्यू 5 से 6 के बीच में ही आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो कल हमने बताया था कि इस इंटरवल में f' का साइन देख लो, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा
इस इंटरवल में एफ डेस एक्स का साइन देख लो, तो एफ डेस एक्स आ गया 9x² माइनस 36x प्लस 27। 9 कॉमन लिए तो x² माइनस 4x प्लस 3 आया, तो ये 9x माइनस 1 x माइनस 3 हो गया। तो क्या होगा, 1 और 3 पे एफ डेस एक्स 0 होगा और 3 के बाद एफ डेस एक्स पॉजिटिव होगा। तो 5 से 6 में देखना है, तो 5 से लेके 6 में भी एफ डेस एक्स पॉजिटिव हो गया, यानी इस इंटरवल में एफ डेस एक्स पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ इंक्रीज कर रहा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू हमको मिलेगी वो कहां पे मिलेगी, अगर 5 से 6 में ग्राफ इंक्रीज कर रहा तो 6 पे। 6 पे। तो फंक्शन की वैल्यू 6 पे निकाल लोगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसमें 6 करके कर लोगे। क्वेश्चन बैंक में इंटीजर में भी पहला क्वेश्चन कल हमने ऐसे ही कराया था, ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्या होता है, चलो यहां तक तो हमने बात कर लिया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड। अब हम दो क्वेश्चन सिखा देते हैं इंटीग्रेशन का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये लिखा हुआ है sec² x है माइनस n है और यहाँ पे साइन का पावर nx dx है। या दूसरा क्वेश्चन है cosec² x माइनस n अपॉन cos का पावर nx dx है। ये दो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बच्चे। एग्जाम में n की वैल्यू कभी 2005 दे देगा, कभी 2010 दे देगा, लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा। जैसे ये बनाएंगे वैसे ही ये बनेगा बच्चे। चलो पहला वाला लेते हैं, ये है sec² x साइन का पावर माइनस n dx माइनस n बाई साइन का पावर nx dx है। इसको पहले हमने दो पार्ट में कर दिया, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करना है इसमें, बाई पार्ट्स लगा देना है। v उसको लो जिसका इंटीग्रेशन आसान है, तो v इसको ले लिया, इसको u ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि tan का जो डेरिवेटिव होता है वो sec² x होता है, तो sec² x का जो इंटीग्रेशन होगा वो tan x होगा। तो यहां पे हमने u को छोड़ दिया, v को इंटीग्रेट कर दिया, माइनस बाई पार्ट्स लगा रहे हैं, जिसको u माना था उसको डिफरेंशिएट करो, तो ये पावर बाहर आएगा, तो ये n हो गया, और यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगा n माइनस 1x, ये तो पावर का हो गया। फिर साइन का हो जाएगा cos x, और जो आपने इंटीग्रेशन कर रखा है tan x वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिखोगे। tan x का मतलब है sin x बाई cos x dx, और इसको एज इट इज रहने दो। ठीक है, ये cos cos कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया tan x बाई साइन का पावर nx प्लस, यहाँ पे देखो एक sin x है और यहाँ पे माइनस n माइनस 1 है, तो यहाँ का पावर 1 और ये माइनस 1 कैंसिल करके यहाँ पे आ जाएगा n 1 बाई साइन का पावर nx dx बन जाएगा, और यहाँ पे निगेटिव में यही चीज है, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ गया हमारे पास tan x बाई साइन का पावर n x प्लस c आ जाएगा। n की जो भी वैल्यू दी रहेगी उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हो।
सेकंड इसी तरह वाला, सेकंड वाला में क्या करना होगा, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉस का पावर माइनस एन dx, और दूसरा जो है n अपॉन 1 बाई कॉस का पावर n dx है। दो पार्ट में पहले स्प्लिट कर दिया, इसको u मानना है, इसको v मानना है, बाई पार्ट्स लगा देना है। इसको u मानू, उसको v मानू, बाई पार्ट्स लगा दो बच्चे। यहाँ पे u को एज इट इज रहने दिया, v को इंटीग्रेट करते हैं। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होगा, माइनस जिसको u माना था डिफरेंशिएट करो, तो ये आ जाएगा n, ये cos का पावर माइनस एन माइनस 1 x हो गया, पहले पावर एक कम हो गया, फिर cos का आ गया माइनस साइन एक्स, तो यहाँ माइनस साइन एक्स हो गया, और कॉसेक स्क्वायर एक्स को जो आपने इंटीग्रेट किया माइनस कॉट एक्स, वो फिर से लिखा तो ये प्लस हो गया, कॉट एक्स मतलब कॉस एक्स बाई साइन एक्स, माइनस एन अपॉन 1 बाई कॉस का पावर एन एक्स डी एक्स। तो ये साइन एक्स कैंसिल हो गया, ये कॉस एक पावर कम कर देगा, तो ये चीज और ये चीज सेम आ जाएगा, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आ गया हमारे पास माइनस कॉट एक्स बाई कॉस का पावर एन एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये समझ में आया बच्चे? ये दो इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी दी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग से आप वर्क कर सकते हो। तो ये दो इंटीग्रेशन, और ये भी ध्यान में रखना है रिडक्शन वाले में भी होता है। जैसे ये देखो, मान लो आपने tan का पावर n x dx है, इसका नाम आई एन दिया हुआ है, अभी लिमिट हमने नहीं लगाया है। tan का पावर n, पावर 3 होगा तो नाम होगा i3, पावर 4 होगा तो नाम होगा i4 एंड सो ऑन। आई एन ये दिया हुआ है, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, tan का पावर n माइनस 2x, और जो tan स्क्वायर x बचा उसको लिख दो sec स्क्वायर x माइनस 1। तो इसका फायदा ये हो गया, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो tan का पावर n माइनस 2x sec स्क्वायर x dx, और दूसरा हो गया tan का पावर n माइनस 2x dx हो गया। अगर इसका नाम आई एन है, इस इंटीग्रेशन का नाम आई एन है, तो इस इंटीग्रेशन का नाम आई एन माइनस 2 हो जाएगा। तो इसको इधर लाओगे तो आई एन प्लस आई एन माइनस 2 इज इक्वल टू, ये आ गया tan का पावर n माइनस 2x सेक स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो tan को अगर t मानोगे तो बाकी dt बन जाएगा। tan x को t मान लो तो t का पावर ऐसा इंटीग्रेशन बनेगा, t का पावर n माइनस 2 dt बनेगा। तो ये आ जाएगा, एक पावर ऐड हो जाएगा, tan x का पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 आ जाएगा। मन करे c ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास आई एन प्लस आई एन माइनस 2 की वैल्यू ये वाली आ गई। इस पे क्वेश्चन आया था, यही चीज आप कॉट के पावर एन में भी कर सकते हो बच्चे। कॉट का पावर एन रहेगा ना, तो ऐसे लिख देना, मान लो कॉट का पावर एन एक्स डी एक्स है, तो कॉट का पावर एन माइनस 2x लिख देना, एन माइनस 2, और एक कॉट स्क्वायर एक्स को कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देना। दो पार्ट में स्प्लिट कर देना, तो फिर से वही आ जाएगा, आई एन प्लस आई एन माइनस 2, ये बन जाएगा कॉट का पावर एन माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पे
आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, cot x को अगर t मानेंगे तो ये बन जाएगा माइनस टी का पावर n माइनस 2 dt बन जाएगा, और माइनस टी का पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस c आ जाएगा, और t हमने माना था cot x को, तो cot x का पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस c आ जाएगा। cot वाले में यहाँ पे माइनस आ जाता है, tan वाले में यहाँ पे प्लस होता है बच्चे, तो ये दो फॉर्म भी ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आया था वो आप देख लो, डायरेक्ट आप आंसर बता पाओगे फिर। क्वेश्चन ये आया था, क्वेश्चन आया था आईएन नाम दिया था tan का पावर n x dx का नाम, जहां पे n ग्रेटर देन 1 है, और कह रहा था कि I4 प्लस I6 इज इक्वल टू a tan का पावर 5x प्लस bx का पावर 5 प्लस c है, जहां c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो a कॉमा b बताना था कि क्या होगा। तो अगर आप इसी पैटर्न से बनाओ, जैसे tan का पावर n वाला आपने ये बना के रख लिया, अब I4 प्लस I6 चाहिए तो n की वैल्यू इसमें 6 रख दिया, तो जैसे 6 रखोगे तो I6 प्लस I4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा देख लेते हैं। n की वैल्यू 6 रखे तो ये tan x का पावर 5, और यहां पे 5 आया प्लस c आया, तो इससे कंपेयर करके ये बात क्लियर हो गई कि a की वैल्यू 1/5 हुई होगी, और ऐसा कोई टर्म आया नहीं होगा, तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी। इज इट क्लियर? बोलो बच्चे। ये 2000 पेपर मेंस पेपर का क्वेश्चन है, समझ में आया? इसी वाले रिजल्ट में आपको n की वैल्यू 4 और 6 रखनी थी। कोई तो कुछ बोल दो बच्चे बीच बीच में। Yes, sir. यहां तक क्लियर है ना? 4 Yes, sir. इंटीग्रेशन सिखाया, ये 2018 में जो आया उसकी बात हमने की है बच्चे। तो अगर आप ये वाला पार्ट रखते हो ना, ये समझा दे तुम्हें इस बात को, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट, और ये वाला पार्ट ही अगर यहां तक भी देखोगे ना, तो यहां से पूरे से मिला के कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। मिनिमम 6 क्वेश्चन तो बनेंगे ही इसी से रिलेटेड। और अगर आपने जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट किया हुआ है 2 क्वेश्चन, वेक्टर 3D किया हुआ है 3 क्वेश्चन, तो आप देख सकते हो कि सिर्फ 12th वाले पोर्शन से आप तक आपका कवर 11 क्वेश्चन का हो चुका है। अब चूंकि वेटेज मतलब पहले 30 क्वेश्चन था, अब 25 हो गया, तो हो सकता है कि ये 9 क्वेश्चन में चेंज हो जाए, और बाकी आपने 11th का किया हुआ, बीच बीच में उसको भी अगर आप रिवाइज करो तो अच्छा रहेगा। तो आज यहीं तक, कल फिर से हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, और साथ साथ इंटीग्रेशन के 2-3 क्वेश्चन लेते रहेंगे, ताकि वो भी टच में आप रहो। बाकी सबसे है कि भाई जितना भी मैंने इंटीग्रेशन कराया है उसको आप रिवाइज करते रहो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी रिवाइज करते रहो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना? और किसी को कुछ बोलना है?
किसी को कुछ पूछना है? कोई भी बात बताओ बच्चे। किसी को कुछ नहीं पूछना है? ओके, फिर खत्म कर रहा हूं क्लास।